हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई ये पता चल गया है कि समर ट्रांसफर विंडो अब कहीं ना कहीं ओपन हो चुकी है, क्योंकि बकचोदी वाली जो खबर होती है ना, और जो ब्लॉकबस्टर बकचोदी होती है बीबी, वो कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है वो हमको अब यहाँ से मिलने लगी। क्योंकि आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब देखो यार, पता नहीं है, सबसे पहले तो ये अनएक्सपेक्टेड था। इस पर कितना भरोसा करता हूँ, शायद से बहुत कम, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो इटालियन न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, देखते हैं ब्रेक डाउन करके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टोरी की। अब स्टोरी यहाँ पर यह कि इटालियन न्यूज़ जो कि आई थिंक रिपब्लिक का टीवी है, उसने कल यहाँ पर ये चीज़ ब्रेक करने की कोशिश की है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रोनाल्डो के एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, वो यहाँ पर उनके लिए नए यूरोपियन क्लब्स का सर्च कर रहे हैं और उनको यूनाइटेड से एक बेल आउट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगेन उस रिपोर्ट के अगर हम रीजंस की बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे जो दो रीजंस है वो बताया जा रहा है कि पहले जो टेन हैग की जो टैक्टिक्स है, जो टेन हैग की अपनी क्लब को लेकर जो स्ट्रैटेजी और टीम को कैसे आगे बिल्ड करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसका रोनाल्डो लीडर नहीं है। मेरे को देजावू हो रहा है यूवेंटस वाला। अगेन जब भी रोनाल्डो के रिगार्डिंग और टेन हैग के रिगार्डिंग कोई बकचोदी क्रिएट करने की कोशिश होती है ना, मेरे को एलिगरी वाला सीन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि देखो वहां पर भी यही था कि एलिगरी रोनाल्डो को लीडर बनाने के लिए तैयार नहीं था, बस दोनों में फर्क ये है कि वहां पर वो कर रहा था, यहाँ पर ये एलिज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्रूव कुछ नहीं है, लेकिन प्रूव करने की पूरी कोशिश जारी है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है वो ये है कि रोनाल्डो कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहता है, वो आपको ही पता है और वो मुझे ही पता है। और कहीं ना कहीं जो रीजन है वो यहाँ पर जो न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल इज समथिंग जो कि रोनाल्डो इस एज में मिस नहीं करेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको एक नया क्लब चाहिए जो कि चैंपियंस लीग फुटबॉल खिला सके। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉसिबल डेस्टिनेशंस की। सबसे पहले अगर बात करें तो वो आते हैं यहाँ पर एएस रोमा, यानी कि वो टीम जिसको जोसे मोरिनो मैनेज करते हैं। अब अगेन यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वो ये है कि जो जॉर्ज मेंडेस है और जो एएस रोमा के बीच में जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम ये भी कह सकते हैं कि रोनाल्डो अंडर जोसे मोरिनो वाज वेरी वेरी गुड, यानी काफ़ी लीथल, या फिर कह सकते हैं वन ऑफ द लीथल स्ट्राइकर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों क्रिएट हो सकती है। पहली चीज़ तो मैं इसको ऐसी काउंटर करता हूँ, देखो अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल की बात है तो रोमा भी चैंपियंस लीग फुटबॉल में नहीं है, तो ये पहली काउंटर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर पैसों की बात करें तो रोनाल्डो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, यस रोनाल्डो का अगर ऐसा है भी, हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि ठीक है कुछ ऐसी बकचोदी है भी, तो रोनाल्डो इस पोजीशन में है ही नहीं, या फिर वो इस पोजीशन में आना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि रोमा कुछ ऐसा क्लब ही नहीं है जिसके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सैलरी कट या फिर वेज कट ले। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोमा के अगर हम एफएफपी रूल्स की बात करें तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे इतनी बड़ी साइनिंग करने के लिए, कंसिडर द फैक्ट कि उनको यूनाइटेड को भी थोड़ा पे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि अगर इतनी बकचोदी हो ही गई तो यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हो सके, ये सब हाइपोथेटिकली कर रहे हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी इतनी बड़ी है कि रोमा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करने को चाहेगी नहीं, प्लस यहाँ पर उनके पास ऑलरेडी टेमी एब्राहम है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्लब की, और वो आता है यहाँ पर उनका ही पहला क्लब, वो आता है स्पोर्टिंग फ्रॉम पोर्चुगीज लीग। अब देखो इसके रिगार्डिंग तो आपको पता है कि इमोशनल रियूनियन है, तो इसको तो सबसे पहले हाईलाइट कर दो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो ये हाईलाइट करते हैं कि चैंपियंस लीग फुटबॉल ये क्लब खेलता है, तो ये चीज़ एक्चुअली में चैंपियंस लीग फुटबॉल उनको प्रोवाइड कर सकता है। अब अगेन इसके रिगार्डिंग मेरा काउंटर ये है कि सिर्फ चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना इज नॉट समथिंग, नो ऑफेंस टू स्पोर्टिंग, बट आपको उसका फेवरेट भी बनना चाहिए। ये यूनाइटेड की टीम भले ही आज चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेले, लेकिन जब भी खेलेगी आई एम डैम श्योर, आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि ये चैंपियंस लीग में एक अच्छे कंटेंडर के तौर पे जरूर जाएगी। और अंडर एरिक टेन हैग आई रियली वांट इट टू हैपन। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन की, जो कि मेरा ओपिनियन है। अब मेरे को ये चीज़, अब देखो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब रोमा, तो स्पोर्टिंग के साइड कर देते हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर रोमा की हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब रोमा और रोनाल्डो के रूमर्स आ रहे हैं। जब रोमा ने एक्चुअली में कॉन्फ्रेंस जीता था ना, तब भी ये रूमर्स आए थे कि जोसे मोरिनो शायद से रोनाल्डो के लिए जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुई, इस चीज़ का ज़्यादा पतंगड़ नहीं बना। अगर अब बात करें तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती जब एरिक टेन हैग पब्लिकली आके यही बोल चुका है कि रोनाल्डो इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ हिस प्रोजेक्ट और स्ट्रैटेजी का, बट एक्चुअली में उसका लीडर भी है। और खुद रोनाल्डो इस चीज़ को पब्लिकली 2 बार बोल चुका है कि एरिक टेन हैग को टाइम देना चाहिए, आई एम हैप्पी टू प्ले इन एरिक टेन हैग्स टीम। तो बकचोदी यहाँ पर क्यों है? अब या तो ये हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में ऐसा हमको पता ही नहीं है जो कि पीछे चल रहा है,
तो कुछ कर नहीं सकते भाई इसका। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा बिलीव है वो यही है कि भाई रोनाल्डो इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं भी नहीं जाएगा और वो यूनाइटेड में ही रहेगा। हाँ, हमको आने वाले टाइम में जरूर और बकचोदी होने को देख सकती है जब यूनाइटेड एक स्ट्राइकर की साइनिंग के लिए जाएगी। लेकिन मैंने इसको बहुत मल्टीपल ओकेजन और मल्टीपल वीडियोज में इस चीज़ को क्लियर करा है कि यूनाइटेड अगर स्ट्राइकर के लिए जा भी रही है तो वो इस सीजन रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। डेफिनेटली रोनाल्डो यूनाइटेड में 1-2 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उसके बाद उनको एक प्लेयर चाहिए जो कि कैरी फॉरवर्ड करेगा। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर रोनाल्डो की प्रेजेंस में अगर वो गाइड करेगा, रोनाल्डो उसको नर्चर करेगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चीज़ को बहुत बार कह रखा है कि मैं मेसन ग्रीनवुड की बात करें या फिर एंथनी मार्शल की बात करें, दोनों की सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और मैं उन पे काउंट ज़्यादा नहीं करूँगा। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, चाहे वो एनकुंकू की बात करें, चाहे वो हम यहाँ पर जोनाथन डेविड की बात करें, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड को यहाँ पर टैप इन जरूर करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी एक और अपडेट की, और ये आती है यहाँ पर बार्सिलोना से। भाई बार्सिलोना फैंस के मजे हैं भाई। तुम किन किन नामों से यहाँ पे जुड़ रहे हो? लेवेंडोव्स्की हो गया, बर्नार्डो सिल्वा हो गया, डी मरिया हो गया, भाई तुम्हारे मजे हैं। जूल्स कोंडे हो गए जिन पे बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से अंदर आ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की। देखो पिछले 2-3 दिन से कुछ पक तो रहा था, लेकिन डेफिनेटली ये नहीं पता था कि ये चीज़ मटेरियलाइज इतनी जल्दी हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा ने मैनचेस्टर सिटी को ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर बार्सिलोना से कोई ऑफर आएगा तो भाई तो सुन लियो, अपनी बकचोदी मत काटियो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो रिप्लाई आया है मैनचेस्टर सिटी से वो ये आया है कि हम सुन भी लेंगे और एक्चुअली में वो बार्सिलोना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार है विद फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर वो 2 साल में ही पे कर सकते हैं, 3 साल में ही पे कर सकते हैं, या मतलब जो भी उनके बीच में, दोनों क्लब्स के बीच में एग्री होगा, एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। विच इज़ वेरी वेरी गुड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बार्सिलोना इस समय इसी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अब डेफिनेटली अगर मैं आपको बात कहूं कि अगर इकोनॉमिक प्रपोजल को जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिली थी, उससे पहले कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि अगर डियोंग सिटी जाएगा और बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना जाएगा तो एक स्वैप डील हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि पैसा आ गया है, अब भाई अमीर है, अब इकोनॉमिक लेवल्स भी हो चुके हैं डाउन, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है पैसा खर्च करने की। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग अगर यूनाइटेड भी जाएगा तब भी बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पर जावी लेके आ सकता है। बताया जा रहा है कि जावी काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड है कि बर्नार्डो सिल्वा उसको चाहिए ही चाहिए, और जिस तरीके से यूनाइटेड ने डियोंग को प्रायोरिटाइज कर रखा है, बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पर जावी ने प्रायोरिटाइज कर रखा है। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर फ्रैंकी डियोंग की, तो अब देखो फ्रैंकी डियोंग के लिए यूनाइटेड ने दूसरा बिड कर दिया है जो कि अराउंड 73 मिलियन यूरोस का है। पिछले से हमने 10-12 मिलियन बढ़ा दिए हैं। अभी भी जो बार्सिलोना की आस्किंग प्राइस है वो यहाँ पर 75 to 80 की मिलियन की ही है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की बात बताऊँ यूनाइटेड के नए एरा में, तो वो यहाँ पर ये है कि वो मतलब पितना नहीं चाहती। ये नहीं कि ठीक है हमने 60 का दिया, अब सामने वाला क्लब तो चौड़ा हो रखा है 100 पे, तो हम 100 भी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर यह कि इस समय एरिक टेन हैग ने बोर्ड और खुद फ्रैंकी डियोंग को इतना स्ट्रांगली कन्विंस्ड कर दिया है कि फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड में एक्सेल करेगा और उसको यूनाइटेड में डियोंग ही चाहिए। यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे के सारे फ्रैंकी डियोंग ही है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड सिर्फ इस डील के लिए कहीं ना कहीं अपने हाथ को ढीला छोड़ रही है। और यस देखो, अगर 2 नेगोशिएशन राउंड तक हम आ गए हैं तो मैं कन्विंस्ड हूं कि ये डील हम कंप्लीट कर ही लेंगे। और अगर 2 नेगोशिएशन राउंड तक बार्सिलोना आ गए तो मैं ये भी कन्विंस्ड हूं कि डिस्पाइट द मनी वो यहाँ पर इसको सेल जरूर करने हैं, और दे आर डैम इंटरेस्टेड इन एक्चुअली सेलिंग। हाँ, ये हो सकता है कि डील टूट जाए, लेकिन ये अब कहने की कंफर्म हो चुका है कि दोनों क्लब्स इस डील को कंप्लीट करने के मूड में है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और डिफेंडर की जो कि बार्सिलोना आ सकता है, वो है यहाँ पर जूल्स कोंडे। अब जूल्स कोंडे भी एक ऐसा प्लेयर था जो कि आप पूरे समय सोच रहे थे कि ठीक है ये चेल्सी का है, बट अगेन आउट ऑफ नोवेयर एंट्री होती है रेस में बार्सिलोना की। लेट है लेकिन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100% स्ट्रॉन्ग है। अब देखो यार यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें बार्सिलोना के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये है कि जैसे स्पर्स का डैनियल लेवी है ना, ऐसे ही भाई सेविया भी है, नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है। आप सीधा रिलीज क्लॉज पे करो और जाओ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक दूसरी प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पर चेल्सी। अब देखो यार चेल्सी को रेस में हराना इसलिए भी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि चेल्सी उस रेस में है, उस पोजीशन की रेस में भिड़ रही है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, यानी कि दैट इज़ अ डिफेंडर। अब यहाँ पर एक तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। यहाँ पर चेल्सी इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। चेल्सी बार्सिलोना अगर बिडिंग रेस में जा रहे हैं तो डेफिनेटली फायदा सेविया का है, लेकिन बार्सिलोना इस चीज़ को अवॉइड करना ज़्यादा सही समझेगी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से डिलीट ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है या फिर एक्चुअली में जूल्स कोंडे।